हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 लेकर के हम आ गए हैं। ऑल इंडिया जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज नोटबुक आईएएस की तरफ से चल रहा है, उसका पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस देखा। क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, इसलिए थोड़ा सा हमने डिटेल एनालिसिस भी किया है, और कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, इसलिए भी उसको डिटेल में बताना ज़रूरी था, क्योंकि आंसर के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। क्योंकि अगर चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ कि एनालाइज करके कि क्या उसके ऑप्शंस हैं और क्या उसका आंसर नहीं हो सकता है, तो फिर यहाँ पर आने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका हम आंसर देखेंगे, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होंगे उसको मैं आपको बताते चलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी तो आपके लिए भी देखना एक तरीके से बोरिंग काम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आए हुए हैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। साथ के साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए कोई भी आंसर, तो यहाँ पर हमारा नोटबुक आईएएस का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल्ड में विथ आंसर सारे आंसर की जो है वो अपलोड हो जाया करेंगे, और आप वहाँ पर आंसर ऑप्शन भी देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, साथ के साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शंस को लेकर के। तो नोटबुक आईएएस जो चैनल है, ऐप है, उसके ऊपर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी डिटेल्ड आंसर की। फिलहाल चलिए शुरू कर लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चन अब बाकी रह गए हैं उनका हम एक एक करके क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं और उनके ऑप्शंस को हम परखने की कोशिश करते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये आंसर क्यों नहीं है, तो इसके बारे में हम अभी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने किए थे, 51 क्वेश्चन पे अब आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण अवधि के हिसाब से आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, जमाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ है उस हिसाब से उसको जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात की जा रही है किसके बारे में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इन तीन स्टेट्स को क्या करना है, कब इनका फॉर्मेशन हुआ है, उसके असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले फिर उसके बाद इस तरीके से बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान क्यों, क्योंकि 1951 में राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ है, और 1987 के अराउंड में अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे इस तरीके से कि कब कब फॉर्मेशन हुआ है, इस हिसाब से अगर देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पहले राजस्थान, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 51 का आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है महानदी के बारे में है। महानदी बेसिकली छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर, उसके पास से, और ये महानदी जो है वो ओडिशा में भी बहती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पर महानदी के बारे में पूछा जा रहा है कि महानदी की उत्तरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जब भी कोई रिवर फ्लो होता है तो ऊपर की तरफ से, अगर मान लीजिए उसका मुँह जो है यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है मान लीजिए, और यहाँ पर महानदी बह करके आ रही है, तो ऊपर की तरफ से जितने भी उसकी नदियाँ आ रही होंगी ट्रिब्यूटरीज, उसको कहेंगे उत्तरी सहायक नदियाँ। ठीक है, और यहाँ अगर नीचे की तरफ से जो भी जा रही होंगी उनको कहेंगे दक्षिणी सहायक नदियाँ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, महानदी की उत्तरी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि ऊपर से आने वाली नदियों के बारे में पूछा गया है। तो आपका अगर देखें महानदी की उत्तरी सहायक नदियाँ, तो ऐसे तो ये सभी ऑप्शन जो है वो महानदी की सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं, बट अगर बात करें उत्तरी सहायक नदियों की, तो यहाँ पर आपको शिवनाथ दिखाई देगा, मंड और ईब जो है ये आपके महानदी के उत्तरी सहायक नदियाँ दिखाई देंगी, यानी कि ऊपर की तरफ से, उत्तर की तरफ से आती हुई सहायक नदियाँ दिखाई देंगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 145। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 145 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है आंसर क्या हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बेसिक, बिल्कुल जब भी ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करता है कोई भी, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपको ये दिखाई देगा, भौगोलिक विस्तार। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहली बात अगर की जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट, तो बिल्कुल सही बात है। ये अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अगर ये ग्लोब है तो इस तरीके से डाउन जो होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं, और यहाँ पर खड़ी जो रेखाएं होती हैं इनको कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछा जा रहा है, तो 6 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का उत्तरी अक्षांश की सीमा होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा देशांतरी विस्तार, यानी कि यहाँ पर जो ये खड़ी रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं, इनके बारे में बात की जा रही है। तो देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है ये भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है,
ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, बिल्कुल सही है। जो सबसे उत्तरी बिंदु है, बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जब हम मैप देखते हैं तो बिल्कुल मैप में जो ऊपर वाला बिल्कुल हिस्सा होगा वहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट दिखाई देगा, और बिल्कुल जब नीचे दक्षिण की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आइलैंड में, यहाँ पर समंदर के अंदर में बेसिकली इंडियन ओशन वाला एरिया, वहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट दिखाई देगा जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। चौथा बिंदु जो है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि इंदिरा कॉल को पहले जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो जवाहर पॉइंट जो है बेसिकली 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा गया था, वहाँ पर उस पॉइंट का नाम, जहाँ पर यान जो है वो लैंड किया हुआ था, उसको जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। ठीक है, अभी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था हमने, तो जहाँ पर हमारा लैंडर जो उतरा था उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। इसी तरीके से तो इंदिरा कॉल का जो नाम है वो जवाहर पॉइंट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये ऊपर के 3 स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए कथन कौन सा आपका सही होगा, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 53 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जनवरी को पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो उसको बोला जाता है उपसर। 2 तरीके की कंडीशन होती है सूर्य से पृथ्वी की दूरी के हिसाब से। अगर सूर्य जो है पृथ्वी के बहुत पास है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी कि उस समय में आप बोलेंगे कि क्या है, वो उपसौर की स्थिति है। और अगर 4 जुलाई को आप देखेंगे जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपसौर की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जनवरी और 4 जुलाई जो है बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट कि 3 जनवरी जो है पृथ्वी जो है उस समय में सूर्य के बहुत पास होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है, और 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद बात की जा रही है जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तो उसको बोला जाता है उपभू, यानी कि जब चांद और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाए तो उसको कहा जाता है उपभू। ठीक है, और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, यानी कि अर्थ के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, अपभू, यानी कि अपोजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, 4 जो है वो भी सही है, इसलिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि सभी कथन सही हैं। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। तो 54 का आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, सूची मिलान करना है। बेसिकली यहाँ जो नाम दिए गए हैं वो बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं और वो किस स्टेट में है ये आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले कांडला जो है वो आपका आ जाता है गुजरात के अंदर में, नहवा शेवा जो है वो आएगा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में है, आपने सुना होगा कई बार हम सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं तो पारादीप, और तूतीकोरिन जो है वो है तमिलनाडु में। यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, बी का आपका होना चाहिए 1, सी का होना चाहिए 2 और डी का आपका होना चाहिए 3। यहाँ पर कहाँ पर वो ऑप्शन है जो दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है कि ए 4 है, बी 1 है, यानी कि कांडला गुजरात में है, नावा शेवा महाराष्ट्र में है, पारादीप ओडिशा में है और तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट आपको आना है। जब आप मैप बनाते हैं इंडिया का, बहुत रफ मैप बना रही हूँ, तो यहाँ पर जो ये पूरा बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये जो है इंडिया का ये पूरा आपका मैप है, बहुत ज़्यादा जज नहीं करिएगा, बहुत ही रफ मैप बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो पूरा आपका इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट पास से आपको क्या करना है, पर्वतों को ले करके चलना है, कहाँ, वेस्ट की तरफ आपको बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा, और नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इसमें से ईस्ट टू वेस्ट जो है यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हुए किनका क्रम बिल्कुल सही जमा हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले नामचा बरवा दिखाई देगा, नामचा बरवा के बाद में आपको कौन सा दिखाई देगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो भारत के अंदर में ऊंची चोटी है, और केटू जो है गाडविन आस्टीन वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले नामचा बरवा आएगा, उसके बाद में कंचनजंगा का नंबर आएगा, नामचा बरवा के बाद में कंचनजंगा और उसके बाद एवरेस्ट जो कि आपका पूरा तिब्बत और नेपाल वाला एरिया में दिखाई देता है, और उसके बाद आएगा नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है,
तो इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट हमें जाना है, यानी कि इस दिशा से हमें इस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। तो सही क्रम आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले नामचा बरवा आएगा, उसके बाद कंचनजंगा आएगा, उसके बाद में आपका एवरेस्ट आएगा और उसके बाद नंदा देवी आता है, ठीक है, उत्तराखंड का। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 57 यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी होकर के बहती है? अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बहती होगी। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है बराक, लोहित, सुबनसिरी, ये सब के सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इनमें से अरुणाचल प्रदेश से कौन निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोहित नदी और सुबनसिरी, ये जो दो नदियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 जो हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, ठीक है। तो लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 की तरफ। बात की जा रही है तीस्ता नदी के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो कि ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर के बहती है, ठीक है। तो पहला आपका स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति जो है वो सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। बिल्कुल सही बात है, रंगीत नदी जो है वो तीस्ता की एक सहायक नदी है और ये सिक्किम से निकलती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ये नहीं गिरती है। यहाँ से जब गंगा जाती है उस साइड से आपका ब्रह्मपुत्र आता है जमुना और के रूप में, फिर वो आगे चल के मेघना वगैरह नाम से बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट, भारत और बंगाल की सीमा पे तीस्ता नदी बिल्कुल भी नहीं गिरती बंगाल की खाड़ी में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया है, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, केवल 2 जो है वो सही है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, बात की जा रही है नाइजर, माली, बुर्किना फासो, तीनों के तीनों जो हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। इनके बारे में पूछा जा रहा है कि अभी किसकी सदस्यता छोड़ने की इन्होंने बात की है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये पूरे तीनों जो हैं देश हैं, नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन्होंने हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का एक आर्थिक संगठन था, इसका नाम था इकोवॉस। तो इकोवॉस से नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ये तीनों के तीनों क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। बेसिकली आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही आपको ये दिखाई देंगे और आप ऑप्शन से कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि ये वेस्टर्न अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले देश हैं, ठीक है। तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय इकोवॉस है, वहाँ से ये जो है निकल गए हैं, यानी कि 59 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड वाला एरिया बेसिकली आपको दिखाई देगा कुछ यूपी का बिल्कुल दक्षिणी भाग और साथ के साथ में एमपी वाला हिस्सा, ठीक है। तो जो चित्रकूट, बांदा, झांसी, ये सारे वाले एरियाज़ हैं, साथ के साथ में आपका जो एमपी से भी कुछ एरिया लगता है, ये पूरा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पर आपको काली कपास मिट्टी भी मिलेगी और आपको यहाँ पर लाल मिट्टी भी मिलेगी, लेकिन प्रमुखता से काली कपास मिलेगी। करार, मारा, इस तरीके के नाम से उनको जाना जाता है। बुंदेलखंड वाले एरिया में ये मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो आपका 60 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जब मैं अभी 3-4 दिन पहले द हिंदू का जो है आपको एडिटोरियल करा रही थी, तब मैंने यहाँ पर पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना के बारे में बात की थी, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे बना है, क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, यानी कि 1 करोड़ घरों को बिजली देने का लक्ष्य जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रखा गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है योजना के तहत परिवारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये स्टेटमेंट गलत है। 200 की जगह में 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो हर घर को दी जा रही है इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। और परियोजना की लागत 50,000 करोड़। जब भी लागत से रिलेटेड इस तरीके का इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेटेड कोई भी मामला लिखा होता है स्टेटमेंट में, जनरली वो अमाउंट जो है वो गलत ही लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? केवल एक जो है वो सही होगा, यानी कि 1 करोड़ घरों को रोशन करने का जो टारगेट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ले करके चल रहा है। और यहाँ पे 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली दी जाती है हाउस होल्ड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड है। 2024 में ही इन्होंने अपनी एक क्या की है, एक रिकॉर्ड बेसिकली एक ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास करके इन्होंने एक श्रेणी जारी की है, यंग ग्लोबल लीडर्स
कम्युनिटी क्लास, और इसमें कुछ भारतीयों को जोड़ा गया है। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन गया है कि कितने भारतीयों को विश्व आर्थिक मंच 2024 में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास में जोड़ा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 7। ऑप्शन नंबर ए जो है 62 का वो राइट आंसर होगा। 7 भारतीयों को जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच है उनकी ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास में जोड़ा गया है, तो 7 भारतीय होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी। कृषि अपशिष्ट जैसे कि हमें मालूम है स्टेबल बर्निंग, पराली वगैरह से रिलेटेड केसेस आते हैं कि जब भी जो कृषि है उपज है निकल जाती है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो उसको क्या है कलेक्ट करके सीएनजी प्लांट इस्टेब्लिश करने की इनिशिएटिव कहाँ पर ली जा रही है, इसके बारे में क्वेश्चन है आपका। तो ये काम कर रहा है मथुरा। ये मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सीएनजी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कि कृषि अपशिष्ट से क्या करेगा, सीएनजी गैस बनाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ पर है? मथुरा में, यानी कि 63 का आंसर हो जाएगा डी। अगला अगर देखें, अगला कह रहा है काठिया गेहूं हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो काठिया देख के काठियावाड़ गंगूबाई याद नहीं करना है और गुजरात मार करके नहीं आ जाना है अगर ऑप्शन में हो तो। काठिया जो है वो बेसिकली गेहूं की प्रजाति है और ये कहाँ पाई जा रही है? ये उत्तर प्रदेश की ही एक प्रजाति है और इसको अभी फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो है बेसिकली 10 साल के लिए किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर प्राचीन समय से कोई अनाज उगाया जा रहा हो, वहाँ की वो स्पेशलिटी हो, विशेषता रखती हो, कोई भी वस्तु हो खाने पीने की या फिर कोई अनाज हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है लगभग 10 सालों के लिए। और जब भी वो जीआई टैग मिल जाता है तो उस स्पेशल जगह की पहचान ही उस वस्तु से जुड़ जाती है। ठीक है, फिर 10 साल के बाद उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए काठिया गेहूँ जिसे हाल में जीआई टैग मिला है किसका है, तो उत्तर प्रदेश का ही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सी। 65 उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है। क्या आपको कहीं से भी सुनाई दिया है आज तक? गुजरात हमेशा कपड़ा उत्पादन के मामले में टॉप पे रहता है, उसको तो ढाका भी बोला जाता है। बांग्लादेश में जैसे ढाका है कपड़ों के लिए, वैसे ही गुजरात में भी बहुत बड़े लेवल पे इस सब चीज़ों का होता है। उत्तर प्रदेश जो है वो कपड़ा उत्पादन में पहले नंबर पे नहीं है। कभी कभी जो है वो गेहूं और जो गन्ना होता है और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र इनके बीच में टसल चलता रहता है। ठीक है, तो कपड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का टॉप लेवल पे कोई योगदान नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये, उत्तर प्रदेश भारत में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा आयातक है। अगर आपको मालूम हो कालीन भैया आपने सुना है मिर्ज़ापुर वाला, तो कालीन जो है वो भदोही में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है उत्तर प्रदेश के। तो जहाँ पर खुद ही जिस स्टेट में इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे कालीन के लिए ही स्पेशली भदोही फेमस हो, तो उनको आयात करने के लिए इतना ज़्यादा तो डिपेंडेंसी नहीं होगी जहाँ तक। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपको गलत दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश भारत में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा आयातक नहीं है, इसलिए सही उत्तर का चुनाव करना था। तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा 65 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अभी हाल ही में किस देश के द्वारा मेनिनजाइटिस वैक्सीन की शुरुआत की गई है? तो ऐसा करने वाला नाइजीरिया जो है वो देश बना है। ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और मेनिनजाइटिस एक बीमारी है जिसके लिए अभी वैक्सीन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 66 का आंसर क्या होगा? डी। मनीष रोकना। मेनिनजाइटिस बेसिकली क्या है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित एक बीमारी होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मस्तिष्क और रीढ़ से संबंधित ये बीमारी है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी मेनिनजाइटिस। और इसके लिए वैक्सीन किसने बनाया है? तो नाइजीरिया यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसने अभी मेनिनजाइटिस के लिए वैक्सीन बनाई है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 67। यहाँ पर बोला जा रहा है इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्वप्रथम बेटिंग बेस्ट ने 1932 में जंतुओं के अग्नाशय में इंसुलिन प्राप्त किया था। ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि 1932 में नहीं 1922 में क्या किया गया था? जानवरों के अंदर में अग्नाशय में इंसुलिन के बारे में खोज की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। सरासर गलत है। जब भी इंसुलिन बॉडी में होता है उसका काम ही होता है आपके बॉडी में ग्लूकोज को क्या करना? बैलेंस करना। हम कोई भी खाना खाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो वो क्या करता है? इंसुलिन आपके ग्लूकोज को बैलेंस करता है। इस वजह से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या आप बहुत ज़्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना जो है वो धीरे धीरे
धीरे कम हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, जबकि जब भी बॉडी में इंसुलिन कम होता है तो ग्लूकोज जो है वो बॉडी में बढ़ता है और इंसुलिन की कमी की वजह से ही क्या होता है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, क्योंकि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है उसको बैलेंस आउट करने में इंसुलिन सक्षम नहीं होता जब उसकी मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है 1965 में साइन नामक वैज्ञानिक ने मानव में इंसुलिन संश्लेषण का पता लगाया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सान ने 1965 में इस तरीके की चीज़ों को खोजा था। अगला जो है वो कह रहा है कि डायबिटीज़ रोग में व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब भी डायबिटीज़ होता है आसपास सबसे बड़ा बीमारी जो है टीबी के बाद में, अगर कैंसर के बाद में आप देखेंगे तो हर तीसरे दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी होगी और इसमें वजन बढ़ता है। ये बहुत ही रेयर है, ज़्यादातर मामलों में, अधिकतर मामलों में डायबिटीज़ में वजन जो है वो घटने लगता है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 67 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो प्रोटीन दिया है और उसके सोर्सेस के बारे में दिया गया है कि कहाँ से, किस स्रोत से इस प्रोटीन का प्राप्ति होती है। ठीक है, सबसे पहले बात की जा रही है कोलेजन की। कोलेजन जो है संयोजी ऊतकों टिश्यूज़ में, आपकी बॉडी के अंदर भी, स्किन में भी आपका कोलेजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ग्लाइडिन की, ग्लाइडिन भी है, गेहूं में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है ग्लोब्यूलिन की, ग्लोब्यूलिन जो है वो बेसिकली एग्स में पाया जाता है। ठीक है, और दूध में क्या मिलता है, दूध में जो है केसिन नामक प्रोटीन मिलता है। ठीक, तो इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी। अगर प्रोलेमिन्स की बात करें तो वो दालों में मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका 68 का आंसर क्या होगा, सी। जो ग्लोब्यूलिन है वो आपके एग्स में मिलता है, दूध में आपको केसिन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69, यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके के कांच का यूज़ कहाँ पर होता है। अगर आपको मालूम हो कि क्वार्टजाइट का यूज़ जो है वो लैंप्स वगैरह बनाने में होता है, और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें कि फोटोक्रोमेटिक जो कांच है, फोटोक्रोमेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश से रिलेटेड है, यानी कि धूप से रिलेटेड ये कुछ मामला होगा, तो फोटोक्रोमेटिक कांच जो है वो धूप के चश्मे बनाने में यूज़ होता है, यानी कि सी का ऑप्शन हो जाएगा 2 और ए का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 4। अब ढूंढिए कि कहाँ पर सी का 2 और ए का ऑप्शन 4 है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, देखते हैं हम, ए का ऑप्शन 3 है जे ना, हम किसके बारे में, क्वार्टजाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी का हमने ऑप्शन क्या देखा, क्वार्टजाइट जो है वो लैंपों को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आपको ढूंढना है यहाँ पर, साथ के साथ हमने फोटोक्रोमेटिक का देखा कि उसका जो आंसर क्या है, धूप के चश्मे बनाने में, यानी कि सी का 2। तो सी का 2, बी का 4 कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ढूंढिए। इस तरीके से आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कि जो सी है इसका 2 है, यानी कि फोटोक्रोमेटिक का यूज़ कहाँ पर होता है, फोटोक्रोमेटिक कांच का यूज़ होता है धूप के चश्मे को बनाने में, और जो क्वार्ट्ज जो कांच होते हैं उनका यूज़ होता है लैंप को बनाने में। यहाँ से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। जेना कांच जो है उसका यूज़ होता है रासायनिक पात्रों को बनाने में, और जो आपका जल कांच है उसका यूज़ होता है बहुत सारे उपकरणों को बनाने में। ठीक है, तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 बात कर रहा है क्या, यहाँ पर एक एसिड का, एक तरफ एसिड का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो किन से प्राप्त होता है, इसके बारे में बात की गई है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मिसमैच है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को देखें, आपको दिख रहा है स्टीयरिक अम्ल नींबू में जनरली सिट्रिक अम्ल होता है, विटामिन सी और सिट्रिक एसिड। ठीक है, साथ के साथ में यहाँ पर अगर आपने देख लिया 3 और जो है वो पकड़ लिया, तो ही आपके पास में आंसर आ जाएगा कि केवल 3 जो है वो सही नहीं है। बाकी आप फार्मिक अम्ल जो है वो चींटी से मिलता है, और अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो है वो विंडो क्लीनर के रूप में यूज़ किया जाता है उसका, और ब्यूट्रिक अम्ल जो है वो गंधयुक्त जो मक्खन होते हैं उनसे निकलता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ एक ही चीज़ पता थी कि नींबू से सिट्रिक एसिड निकलता है, तो आप आंसर तक पहुँच जाते कि कौन मिसमैच है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल 3 जो है वो मिसमैच है, इसलिए 70 का आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो सही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 बात कर रहा है किसके बारे में, यहाँ पर पदार्थ दिया हुआ है एक तरफ और उसका क्या उपयोग होता है इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर पता हो एक चीज़ की ब्रोमीन का यूज़ जनरली पीड़ानाशी में होता है, दर्द वगैरह जब होता है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ब्रोमीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डी का 1।
अब डी का 1 तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्लोरीन की बात करें तो तीखी दम घोटू गैस होती है क्लोरीन। अगर आपको यही पता चल गया कि बी का 2, तो आप पहुँच जाएंगे आंसर तक कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ जो है वो किसके लिए होता है, ए का 4 यानी कि नींद की दवा बनाने के लिए, बी का 2 यानी कि क्लोरीन जो है वो तीखी दम घोटू दवा है, सी का 3 होगा यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, जंग हटाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर ब्रोमीन जो है उसका यूज़ पीड़ानाशी यानी कि डी का 1। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 72 बोला जा रहा है कथन और कारण के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कूट को पढ़ना है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कथन कारण में हमको कोरिलेशन देखना होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखें कि विटामिन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो विटामिन का काम मानव शरीर को ऊर्जा देना नहीं होता, मेटाबॉलिज्म के लेवल पे जो भी आपका पाचन है, डाइजेशन है, उसको कम बढ़ाना घटाना, इसके ऊपर में ज़रूर काम करता है। एनर्जी इंस्टेंट देने का काम फैट वगैरह करता है। ठीक है, जो वसा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम लेते हैं, उसका काम होता है आपकी बॉडी में एनर्जी देने का। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कारण विटामिन की अधिकांश मात्रा यूरिन के साथ में क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम हो कि सुना हो कभी आपने कि विटामिन B12 की B6 की कमी हो गई है बॉडी के अंदर में, साथ के साथ ये भी बोला जाता है कि नींबू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी अगर आप पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि विटामिन की अधिकांश मात्रा यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन विटामिन का यूज ऊर्जा प्रदान करने के लिए नहीं होता, उसके लिए वसा जो होती है, फैट्स जो होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर जो है वो सही है, यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड अप ही चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, तो आपको भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर हमारी भी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 में क्या बोला जा रहा है कि मिश्रित ग्रंथियाँ हैं, इनमें से कौन जो है वो मिश्रित यानी कि मिक्स ग्लैंड्स हैं। ये क्या कहने का मतलब है, ऐसी ग्रंथियाँ जो क्या कर रही हैं, बहिस्रावी भी हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ कर रही हैं और अंतःस्रावी यानी कि अंदर बॉडी के अंदर ही, ऑर्गन्स के अंदर ही हार्मोन रिलीज़ करने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो जो हमारा पैनक्रियाज है, अग्नाशय जो है वो इस तरीके का है कि वो डुअल रोल अदा करता है, वो बहिस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और पीसीएस में साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, स्पेशली यूपी पीसीएस में 3 सब्जेक्ट के ऊपर में सबसे ज़्यादा वेटेज है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, उसके बाद आपका पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स और फिर करंट का तो रोल है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है साइंस का क्वेश्चन, बोला जा रहा है मिश्रित ग्रंथियाँ कौन सी है, तो पैंक्रियाज जो है यानी कि अग्नाशय जो है वो हमारा क्या है, मिश्रित ग्लैंड है, जिसमें बहिस्रावी, अंतःस्रावी दोनों तरीके की ग्रंथियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक निकाय कौन से हैं इनमें से, इसके बारे में पूछ रहा है। संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं, जिनको संविधान में आर्टिकल के तहत उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, मेंशन करके। तो अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, हमने देखा हुआ है 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, बिल्कुल उसी तरीके से राज्यों के लेवल पे भी निर्वाचन आयोग होते हैं, जो कि पंचायतों के और स्थानीय जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। जो केंद्रीय लेवल पे जो निर्वाचन आयोग होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो क्या काम करती है, वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट कराती है। बट जो पंचायत के लेवल पे या म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे इलेक्शंस होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराती है और इसके बारे में संविधान में मेंशन है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल उसी तरीके से वित्त आयोग 280 केंद्र लेवल पे वित्त आयोग की बात करता है और इसी तरीके से राज्य वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय के रूप में ही आते हैं। ठीक है, अगर तीसरा बात करें जिला पंचायत, तो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान में आर्टिकल 243 के जोड़ा हुआ है। यहाँ पर पंचायतों के इलेक्शन से रिलेटेड बात है और यहाँ पर आपको इसी प्रोविज़न के अंदर में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, यहाँ पर लगभग 243 से लेकर के 243O तक। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जिला पंचायतों के बारे में भी आपको प्रोविजंस दिखाई देंगे आर्टिकल के थ्रू, यानी कि संविधान में मेंशन है, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय बोलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बेसिकली संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि बाद में एक्ट वगैरह पास करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो संवैधानिक निकाय है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों जो है वो संवैधानिक निकाय हैं। कहाँ पर दिख रहा है ये ऑप्शन दिख रहा है बी में। तो 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि
राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन फिर से पंचायती राज से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बच्चे को पता होगा जो स्पेशली तैयारी कर रहा है, सीरियस है तो सीरियस एस्पिरेंट है तो उनको पता ही होगा। पंचायती राज की जब भी बात आती है सबसे पहले बलवंत राय मेहता जी का ही नाम आता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पंचायती राज से संबंधित जो ये समितियाँ हैं उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि इनका फॉर्मेशन जो हुआ है उसमें सीक्वेंस बिठाना है कि सबसे पहले कौन सी कमेटी आई, उसके बाद कौन सी कमेटी आई, फिर उसके बाद कौन सी कमेटी आई। ठीक है, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई थी, फिर LM सिंघवी कमेटी आई थी, बीच में थोंगन कमेटी भी आई थी। तो अगर आप देखें तो 1, 2, 4 फिर लास्ट में आपको गाडगिल दिखेंगे। 1988 में गाडगिल समिति जो थी उन्हीं की अनुशंसा पे जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी और फिर 92nd जो 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 में और पंचायतों को संवैधानिक एक तरीके से स्टेटस मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर सीक्वेंस की बात की जाए कौन पहले आया कौन बाद में आया तो बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता, उसके बाद सिंघवी समिति, फिर गाडगिल, यानी कि 1, 2, 4, 3 ये होना चाहिए क्या सीक्वेंस। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 75 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राइट आंसर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76। यहाँ पर बात की जा रही है जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये किस घटना की वजह से होता है? कि जो मछली है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गहराई में है लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, वो क्यों होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की वजह से। बेसिकली जब सनलाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा से आपके पानी पे पड़ रही है तो क्या होता है कि वो जो स्पीड होती है सनलाइट की उसका क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है उसकी स्पीड में, गति कम भी हो सकती है, गति बढ़ भी सकती है। इसकी वजह से अपवर्तन यानी कि फ्रैक्शन की घटना होती है। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर इस तरीके का आपने मैपिंग की होगी कि एक तरीके से एक साइड से सनलाइट आती है या कोई प्रकाश आती है और वो जब माध्यम से टकराती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो बिल्कुल कहीं और निकल जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के या तो चली जाएगी या फिर उसका जो थोड़ा सा स्पीड है वो चेंज हो जाता है, यानी कि बेसिकली फ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो इसी की वजह से ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं कि मछली तो है वो गहराई में होती है बट उसका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा उथला हुआ ऊपर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 76 का ऑप्शन होगा डी, ये अपवर्तन की वजह से ये घटना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 77 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि क्या, जब दो अलग अलग परमाणु मिल करके कोई एक परमाणु बना लेते हैं तो इसको कहते हैं क्या, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो एक तरीके से एलिमेंट्स मिलते हैं और हीलियम बन जाता है, यानी कि नाभिकों का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है और उसी से सूर्य की एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन से विटामिन के आगे जो चीज़ें लिखी हुई है बीमारी वो सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात की जा रही है विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आंखों से संबंधित और रेटिनॉल रोग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। विटामिन डी के आगे लिखा हुआ है टोकोफेरॉल, जबकि विटामिन डी जो होता है हड्डियों से रिलेटेड एक तरीके से जब बीमारी होती है तो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। यहाँ पर या तो कैल्सीफेरॉल होना चाहिए था या फिर रिकेट्स होना चाहिए था, बच्चों में बूढ़ों में अलग अलग होता है, इस तरीके से दो नाम हैं। ठीक है, तो विटामिन डी के आगे टोकोफेरॉल लिखा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विटामिन ई के आगे लिखा है कैल्सीफेरॉल। अभी मैंने बताया कि कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी बेसिकली बॉडी में हो जाती है, तो ये भी हड्डियों से ही संबंधित है। ठीक है, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होना चाहिए था, यहाँ पर विटामिन ई के आगे लिखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ये लास्ट ऑप्शन है विटामिन के जो है उसकी कमी से फिलोक्विन होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि 1 और 4 जो है वो सही है और गलत कौन कौन सा है, 2 और 3 जो है वो गलत है। आपसे पूछा क्या है, असत्य पूछा है, गलत पूछा है कि कौन यहाँ पर इनकरेक्ट तरीके से मैच हुआ है, तो आपका ऑप्शन 2 और 3 यानी कि 2 और 3 कहाँ पर है, ए में, तो आपका जो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 में बात बोला जा रही है क्या, कथन ए कह रहा है भारत में रोजगार देने में सर्वाधिक असंगठित क्षेत्र का योगदान है। असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सेक्टर्स जहां पर जितने लोग भी काम करते हैं उनको ना तो सोशल सिक्योरिटी मिलती है ना ही किसी भी तरीके के गवर्नमेंट के जो रूल हैं लेबर फोर्स को लेकर के या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, तो उसके तहत कोई भी कंपनसेशन वगैरह असंगठित क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है। बेसिकली कंपनियां इतना स्मार्ट वर्क करती हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि मान लीजिए किसी प्लांट में 10 से ज़्यादा लोग हैं या 100 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स बना देती है कि जहाँ पर इतने ज़्यादा नंबर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपनियों का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना होगा अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, या फिर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी समय समय पर चीज़ें, बोनस वगैरह। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के लिए कई कंपनियां क्या करती हैं कि ये जो आंकड़ा होता है, अगर मान लीजिए 10 के बाद में रूल्स को फॉलो करना है तो वो 9 लोगों को ही रखेंगे या 99 लोगों को ही रखेंगे। इस तरीके से वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बचने की कोशिश करते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लोग दिखाई देंगे। और ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर आपको एडिशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर मेहनत करने वाला इंसान है तो वो जा करके मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चाहे वो वस्तुओं का हो, सेवाओं का हो, उसके विनिर्माण में क्या कर सकता है, काम में योगदान दे सकता है। इसलिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में रोजगार देने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, असंगठित क्षेत्रों का। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र वस्तु और सेवाओं के उत्पादन या बिक्री में संलग्नित व्यक्तियों के स्वामित्व वाला उद्यम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में 90% लोग इसी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं। और ए जो है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि 79 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, बात कर रहा है अर्थशास्त्रियों के बोला जा रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अल्प विकसित देश जो है विश्व अर्थव्यवस्था की मलिन बस्ती है, यानी कि विच इकोनॉमी सेड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर अब आप जा करके पूरे इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे कि किसने बोला था। इस तरीके के क्वेश्चन आयोग जब पूछती है, एग्जाम में जब आता है, आपको बड़े प्यार से उसको स्किप करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आपके पास 149 क्वेश्चन अभी भी हैं जिसके ऊपर आप अपना कॉमन सेंस दिमाग लगा करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने बोला है ये मलिन बस्ती वाली बात, तो ये कहा है केरन क्रॉस ने। केरन क्रॉस ने कहा है कि अल्प विकसित देश जो है विश्व अर्थव्यवस्था की मलिन बस्ती है। बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको उन्होंने एक स्लम बोला है वर्ल्ड इकोनॉमी का। ठीक है, तो केरन क्रॉस का नाम याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट यानी कि जो बात क्या करते हैं, जो कि पूरा उनका काम जो है, पूरी इकोनॉमी जो है वो मार्केट के ऊपर में डिपेंड होती है और मार्केट में कंपनियों के ऊपर में ये छोड़ दिया जाता है कि वो इकोनॉमी को कैसे रन करेंगे। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर में पूरा ये खेल चलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन इंडिया में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर जो कुछ मामले हैं गवर्नमेंट भी देखती है, कुछ मामले जो है कंपनियों और मार्केट के ऊपर भी छोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या, कथन ये कह रहा है कि विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। दूसरा कारण कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का संचालन और नियंत्रण निजी उद्योगपति यानी कि प्राइवेट जो भी एंटरप्राइजेस होते हैं और प्राइवेट जो भी एक तरीके से एंटिटीज़ होती हैं वो करती हैं। तो बिल्कुल सही है, कथन ए और आर दोनों ही सही है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए 81 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। आगे चले बात की जाए बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट क्या होती है, ऐसी रेट जिसमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंक्स होती हैं वो आरबीआई से लोन लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बैंक रेट में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो बैंक रेट में वृद्धि, सबसे पहले अगर यहाँ पर बैंक रेट नाम में ही दिख रहा है, रेट यानी ब्याज की दर, तो ब्याज की दरों में वृद्धि से क्या हो जाएगा, ब्याज दर और महंगे हो जाएंगे। तो सीधे सीधे कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था, 82 का आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो सही आंसर होगा।
83 की बात कर लीजिए, यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ इंस्टीट्यूशन और उसके बाद में दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं भारतीय लघु उद्योगों के बारे में, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी कि सिडबी के बारे में आप देखेंगे तो इसकी स्थापना 1990 में हुई है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो है सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, यहाँ पर सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही तरीके से मैच है। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, जब तीनों सही हैं तो गलत कौन सा होगा, चौथा होगा। देखिए एग्जिम बैंक की इसमें स्थापना का वर्ष दिया गया है 1986, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो एग्जिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बैंक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है, न कि 1986 में, इसलिए यहाँ पर बताना था कौन सुमेलित नहीं है, तो 83 का आंसर हो जाएगा डी। अगला अगर देखें मुद्रा बाजार, मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जब भी गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि जी-सेक हो गया, गोल्ड बॉन्ड वगैरह हो गए, इस तरीके का जब बॉन्ड्स वगैरह में लेन देन करना होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मार्केट में तरलता अगर बढ़ानी है, लिक्विडिटी यानी कि कैश का फ्लो बढ़ाना है, घटाना है, तब मनी मार्केट का जो है वो यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मनी मार्केट में सम्मिलित किया जाता है, तो मनी मार्केट के अंदर ये सब आ जाते हैं। ट्रेजरी बिल आ जाएगा, वाणिज्यिक प्रपत्र इसको कहा जाता है क्या, कॉमर्स फॉर्म्स क्या कहा जाता है, फिर जमा प्रमाण पत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, और कॉल मनी जो है ये भी इसी के ही टूल हैं, ठीक है। तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही ये आते हैं, यानी कि चारों के चारों उपयुक्त सभी जो हैं वो मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 85, आरबीआई के कार्यों में कौन शामिल नहीं है, तो आरबीआई के कार्यों में देखिए मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कानूनी बनाना, ये तो आरबीआई का काम है ही, जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ऑप्शन ए तो सही है। फिर आता है मुद्रा प्राधिकरण, करेंसी का इनफ्लो किस तरीके से हो, करेंसी को किस तरीके से रेगुलेट करना है, लिक्विडिटी कितनी बढ़ानी है घटानी है, ये भी काम आरबीआई का ही है, ये भी सही है। वित्तीय व्यवस्था का नियमन करना, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल जितना भी सिस्टम है उसको देखने की जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर है। अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है विदेशी व्यापार का प्रबंधन, तो यहाँ पर व्यापार जब आ गया तो वो तो कॉमर्स ट्रेड से रिलेटेड है, तो कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय देखेगा। यहाँ पर आरबीआई का क्यों रोल है, अगर विदेशी फॉरेन करेंसी की बात होती तब जरूर आरबीआई का नाम आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आरबीआई के कार्यों में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, 85 का डी होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 86, यहाँ पर बोला जा रहा है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में सुधार करना है तो इनमें से कौन सी चीज़ को आप नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पहला देखें ब्याज की अंतरात्मक दर, यानी कि इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज बढ़ा कर घटा करके जैसा भी मार्केट में उस समय में ट्रेंड चल रहा है, लिक्विडिटी अगर बहुत ज़्यादा है, कैश बहुत ज़्यादा है, तो हम जो करेंगे क्या, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी तो लोग खर्च करना थोड़ा सा कम करेंगे। तो इस तरीके से ब्याज बढ़ा घटा करके हम बैंकिंग सेक्टर में सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना, जैसे कि प्राथमिकता वाले सेक्टर जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का एक कॉन्सेप्ट चलता है। आरबीआई क्या करता है, जब बैंकों को लोन देता है वो कहता है कि कुछ इतना हिस्सा आपको एग्रीकल्चर में देना ही देना पड़ेगा, एजुकेशनल चीज़ों में देना ही देना पड़ेगा। तो वहाँ पर प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने के लिए कुछ भी नए कानून वगैरह बनते हैं, इससे भी आप बैंकिंग सेक्टर में सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों में सरकारी निवेश को बढ़ाना। अब ये जो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, जो ऑलरेडी कॉमर्शियल बैंक है जिनका काम ही है मार्केट के ऊपर में काम करना, प्रॉफिट लॉस का काम कर रहे हैं, वहाँ पर अननेसेसरी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके उसको सरकारी बैंकों में तब्दील करके क्या हासिल होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बाकी अगर चौथे ऑप्शन की तरफ देखें कि आरबीआई की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना, तो बिल्कुल फाइनेंशियल मामला है, पॉलिटिकल चीज़ें दूर ही रहें तो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए आपको ए, बी और डी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि बैंकिंग सुधार से संबंधित है, लेकिन सी जो है वाणिज्यिक बैंकों में सरकारी निवेश, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसलिए 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित नहीं है।
अगली बात 87 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम बजट के बारे में बात की जा रही है। 2024-25 में कौन कौन से मंत्रालय को कितना ज़्यादा बजट जो है अलोकेट हुआ है, इसका घटता क्रम बताना है, यानी कि ज़्यादा किसको मिला फिर धीरे धीरे कम की तरफ। इंटरिम बजट बोल रहा है क्यों? क्योंकि 18th लोकसभा अब जाकर के बनी है, सदस्यता ग्रहण हुई है, अब जो है इस पूरे साल के लिए अब बजट जो है जुलाई में ही पेश होने वाला है। लेकिन 2-3 महीने पहले जब गवर्नमेंट जो है उनका एक तरीके से पैसा ख़त्म हो गया था, आगे जैसे हमें मालूम है कि 31 मार्च को जो है एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आने वाले अप्रैल मई जून तक के लिए 3 महीनों के लिए खर्च जो है वो संचित निधि से निकालना ज़रूरी था और इसके लिए ही जो बजट है वो आता है। तो एंटरिम बजट आता है बेसिकली जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, उस बीच में जितना भी सरकार का खर्च होता है उसको क्या करने के लिए, किस तरीके से चलाना है, उसके लिए जो है एंटरिम बजट पेश किया जाता है भाई कि हमारी 3 महीने में इतने खर्च हैं, इतनी प्राप्तियाँ हैं और हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। तो एंटरिम बजट जो आया था उसमें कौन कौन से मंत्रालय को कितना ज़्यादा दिया गया था, तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय के ऊपर में खर्च किया गया था, उसके बाद रेल मंत्रालय का नंबर आता है, उसके बाद आप देखेंगे गृह मंत्रालय का नंबर आएगा और फिर अंत में ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि 2, 1, 3, 4 जो है वो सही सीक्वेंस होना चाहिए और ये ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। ये बोल रहा है कि जो हमारा बजट इस बार पेश हुआ है उसमें बोल रहा है पीएम आयुष्मान योजना के लिए आवंटन जो है उसको बढ़ाया गया है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मनरेगा का आवंटन जो है वो कम हो गया है। तो देखिए, एक तो सही है, पिछली बार जो है बजट में 7200 करोड़ रुपए दिए गए थे आयुष्मान योजना के लिए, इस बार उसको बढ़ा करके 7500 कर दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि आयुष्मान योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है। मनरेगा के लिए पहले जो है वो केवल और केवल 6000 करोड़ रुपए दिए गए थे, इस बार लगभग 8000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, यानी कि 88 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 आई है, यानी कि फूड वेस्टेज के ऊपर में और वहाँ से अपशिष्ट जो निकलता है उसके लिए एक रिपोर्ट आई है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2022 में 105 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यूनेप यानी कि UNEP और WRAP यानी कि इन लोगों ने मिलकर के, रैप और यूनेप इनने मिलकर के ये पूरी रिपोर्ट जो है वो लाई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, ए और दोनों ही सही हैं। ठीक है, अभी ये जो खाद्य अपशिष्ट रिपोर्ट आई थी इसमें लगभग बताया गया था कि 724 मिलियन लोग यानी कि 724 मिलियन लोग पूरे विश्व में भूखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं और उसमें से 1/3 जो है जो कि खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंट में ये रिपोर्ट आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। 89 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो त्रिपुरा अगरतला में इसका आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा जरूर आपको कहीं ना कहीं। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी, दिव्य कला मेला अगरतला। अगला क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो जो है उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो 91 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है 2024 में दिया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो जवान जो थी शाहरुख खान की मूवी आई थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। सोशल जितने भी इश्यूज़ हैं जैसे कि कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो थे समाज से रिलेटेड, उनके ऊपर ये फिल्म बनी हुई थी। तो जवान को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 दिया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल के क्रम में इनको क्या करना है, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरीके से सीक्वेंस बिठाना है। तो सबसे पहले अगर सबसे बड़ी झील की बात करें क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से, तो सुपीरियर का नाम आएगा। लेक सुपीरियर जो है वो एरिया के हिसाब से इन सब में सबसे बड़ी झील है। उसके बाद विक्टोरिया का नंबर आएगा, फिर बैकाल और फिर ग्रेट बियर जो है वो सबसे छोटी क्षेत्रफल के मामले में इनमें आती है झीलों में। ठीक है, तो आपके लिए आंसर क्या होगा, 4, 3, 2, 1 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा एक युग में इसमें सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बोथनिया की खाड़ी, उसके आगे लिखा है फ्रांस, बेफिन की खाड़ी, इसके नीचे लिखा है आगे अर्जेंटीना, कारपेंटिया की खाड़ी कनाडा, और जो है टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो 94 का आंसर क्या होगा, टोनकिन जो है, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगर बात करें बोथनिया कहाँ पर है, तो ये आपको स्वीडन वाले एरिया में दिखाई देगा, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथनिया दिखाई देगा। बेफिन खाड़ी आपको कनाडा और ग्रीनलैंड के आसपास दिखाई देगी, और कारपेंट्रिया जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली खाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मिसमैच है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 94 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटियों में, यानी कि जो दरार वाली घाटियां, टूटी फूटी घाटियां हैं उसमें बहती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए 95 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात की जा रही है ओलिवी कल्चर की। ओलिवी कल्चर के आगे लिखा है सहतूत, ये गलत होगा। यहाँ पर बेसिकली साग सब्जियों से रिलेटेड जो खेती की जाती है उसको कहते हैं ओलिवी कल्चर। दूसरा कह रहा है आर्बोरी कल्चर, तो आर्बोरी कल्चर के आगे लिखा है विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की खेती। आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे, और उनको उगा करके रखा जाता है, देशी विदेशी, और फिर उसको खरीद करके लोग लेकर के जाते हैं। तो ये जो कल्चर होता है इसको बोला जाता है आर्बोरी कल्चर। तो ये ही जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्टली मैच है, बाकी सभी जो है वो गलत है। नेमरी कल्चर है, ये भी आपका फल, कंद, मूल इन सब से रिलेटेड है। और सिल्वी कल्चर जो है यहाँ पर व्यापारिक स्तर समुद्री जीव से रिलेटेड नहीं है, ये भी आपका वन के फॉरेस्ट जो मटेरियल होते हैं, फॉरेस्ट जो फूड्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आर्बोरी कल्चर जो है वो सही तरीके से यहाँ पर मैच किया गया है। जो विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियों की कृषि होती है उसको आर्बोरी कल्चर बोला जाता है। 96 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर 97 बात की जा रही है किसका मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे वो स्टेटमेंट वाइज मिले, चाहे इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में पूछा जा रहा है। सबसे पहले सार्क, सार्क जो है दक्षेश कंट्रीज को बोला जाता है। इसमें आपको इंडिया, पाकिस्तान और उसके आसपास के पड़ोसी देश दिखाई देंगे। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ दिखेगा, ये दिखाई देगा काठमांडू, नेपाल के अंदर, यानी कि ए का ऑप्शन होगा 3। SCO यानी कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में दिखाई देगा, यानी बी का आंसर होगा 1। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में आपको ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका दिखेंगे। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो दिखेगा आपको संघाई चाइना के अंदर में। ठीक है, तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। सी का ऑप्शन 2 हो गया। और फिर ओपेक यानी कि जो तेल ऑयल प्रोड्यूसर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, वियना, ऑस्ट्रिया में। तो इस तरीके से डी का क्या हो जाएगा 4। अब A3, B1, C2, D4 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए 97 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल गलत बात है। गांधी जी जो थे एकमात्र सम्मेलन में भाग लिए थे, वो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन पैक्ट ही इसी के ऊपर में हुआ था कि कांग्रेस जो है वो जा करके उस सम्मेलन में भाग लेगी, और गांधी गए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कारण क्या है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए कराया गया था। तो ये जो है सही है, यानी कि ए गलत हो गया, आर सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 98 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से मिलाना है। ये जो आपके पुराने ग्रंथ हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं इसके बारे में आपको मैच करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा, और इसमें स्रोत के बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में, बेसिकली पूजा पाठ किस तरीके से करना है इसके बारे में मेंशन है। अगर हम बात करेंगे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में बेसिकली आपको क्या दिखाई देगा, कर्म कांड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी। सामवेद का अर्थ जो है
वो संगीत से निकाला जाता है, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 1, ए का ऑप्शन हो जाएगा 4, सी का 1, ए का 4, तो बी का 2 हो जाएगा यजुर्वेद, श्रोत, कर्मकांड, ठीक है। और फिर लास्ट में बच क्या गया, डी का 3, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। 1, 2, 3 भी अगर आपको सही तरीके से पता हो तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। 3 तरीके के मंदिर स्थापत्य में शैलियां हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। जब भी अगर आप बात करेंगे बिल्कुल उत्तरी एरिया की भारत में, तो वहाँ पर नागर शैली है, जहाँ पर आपको एक मंदिर इस तरीके से दिखेगा और उसके ऊंचे ऊंचे शिखर दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसर शैली जो होती है वो द्रविड़ और नागर का मिक्सअप होती है, और द्रविड़ शैलियों में बेसिकली गोपुरम वगैरह होते हैं। साउथ इंडिया में बेसिकली इस तरीके के आपको बड़े बड़े दरवाजे वाले, बड़े बड़े गेट्स वाले, गेट वाले क्या है आपको मंदिर दिखाई देंगे, ठीक है। तो द्रविड़ शैली पे बना हुआ उत्तर भारत में या फिर जो मिडिल इंडिया है उसके वहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो बिल्कुल आपको द्रविड़ शैली की तरह ही वहाँ पर भी क्या मिला हुआ है, शिखर बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का शिखर से उसी की तरह बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लो हैंगिंग फ्रूट है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पूछ रहा है और उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। बहुत ही लो हैंगिंग, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। 101 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को क्या किया था, सल्तनत काल की राजधानी बनाया था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम रहा था एक समय में, और ये गुलामों का पूरा सल्तनत बोला जाता था, और उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली को एक तरीके से इसकी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 102 का आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बुक्स का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके राइटर्स का नाम दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर मालूम हो कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, न्यू इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखी है और यंग इंडिया एनी बेसेंट ने लिखी है, आप यहीं से आंसर पे पहुँच जाएंगे। फिर बच क्या गया, ए का 2, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। डिवाइडेड इंडिया जो है यानी इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। इंडिया डिवाइडेड यानी बी का 1 राजेंद्र प्रसाद की है। यंग इंडिया जो है वो एनी बेसेंट की है, सी का 4, और न्यू इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की है, डी का 3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा 103 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता से है, ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड, मरकरी से रिलेटेड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह बहुत सारे हमारे पास में हमें मालूम है कि 1992 से ही रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऐसी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है जैव विविधता के बारे में। तो 2003 में जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल किया गया था, किसके लिए, जैव विविधता के लिए, ठीक है। तो 104 का राइट आंसर क्या होगा, सी। कार्टाजेना जो था वो सम्मेलन बेसिकली जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में 2003 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर एक तरफ तो नेशनल पार्क दिए हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, सही तरीके से मैच है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी कि मिसमैच है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन से याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। पेरियार नदी केरला के आसपास में है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये भी सही है। हेमिस जो है वो बेसिकली लद्दाख में है, ठीक है। तो लद्दाख में जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो सी जो है वो मिसमैच है, ये गलत है। बाकी फॉसिल जो है वो एमपी में है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 105 का सी। हेमिस जो है वो उत्तराखंड में ना होकर के लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश हम आदेश देते हैं, जो भी अपर न्यायालय होती है अपने लोअर कोर्ट्स को क्या करती है, आदेश देती है, ठीक है। तो ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, गैर संवैधानिक संस्था के लिए भी नहीं होता, कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए भी नहीं होता, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी नहीं होता। अपर न्यायालय अपने लोअर न्यायालय को जब आदेश देती है तो उसको कहते हैं परमादेश। तो कोई भी इसमें से सही नहीं है, यानी कि सही उत्तर क्या होगा, डी। किसी भी चारों में से किसी के लिए भी परमादेश जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, तो कई बारी नहीं पढ़ते हैं हम, या फिर है पूछा है आप नहीं सोच लेते हैं और फिर वहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो 106 का ऑप्शन होगा डी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन किस चीज़ के लिए हुआ था और उसके तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया था, 43A जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 42वां संविधान संशोधन करके 43A जोड़ा गया था। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया था तो आर्टिकल 38 जोड़ा गया था। तो बी का 3 हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों आपको नहीं भी पता है, आपको ये चीज़ें बहुत बार प्रीवियस ईयर में दिखी हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 21A यानी कि 21A जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। तो 86वां संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 21A से संबंधित है, तो सी का 1 हो जाएगा। दूसरा है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था, वो अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से रिलेटेड था, तो यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा। तो सी का 1 डी का 4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप यहाँ से भी आंसर तक पहुँच सकते थे। तो 107 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद निम्नलिखित में से किस आयोग के सुझाव पर दी गई थी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, PYQ में बार बार दिखाई देता है। सरकारिया आयोग जो बनी थी 1983 में, इन्होंने 87 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो सरकारिया आयोग ने ही अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन के बारे में रिकमेंड किया था, अनुशंसा दी थी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद बेसिकली जहाँ पर दो राज्यों के बीच में किसी भी मुद्दे पर डिस्प्यूट हो रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का स्थापना की गई थी। आर्टिकल 263, अगर नदी जल विवाद के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 262 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित में से किस विधेयक के संदर्भ में पहली बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो संयुक्त बैठक जो है सदन की आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। जब भी दोनों पार्लियामेंट के बीच में किसी एक्ट को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, कोई भी सहमति नहीं बन पाती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 108 के तहत संयुक्त सदन को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 108 याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस विधेयक या किस बिल के लिए जो संयुक्त सदन की संयुक्त बैठक जो है वो आहूत की गई थी, यानी कि बुलाई गई थी। ठीक है, तो 3 ही बार हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है, संयुक्त सदन की बैठक बुलाई गई है। और सबसे पहले जो है 1960 में दहेज प्रथा को लेकर के सबसे पहले ये चीज़ें हुई थी, तो याद रखिएगा। उसके बाद में बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के चीज़ें हुई थी, जो राष्ट्रीयकरण वगैरह से रिलेटेड। तो सबसे पहले दहेज उन्मूलन विधेयक आया था 1960 में, उसके लिए सबसे पहले संयुक्त सदन की बैठक की गई थी आर्टिकल 108 का यूज़ करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1110 110वां। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा गलत है। तो नियाग्रा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका का है, यहाँ से ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगर वहीं बात करें रोपड़ तो ये पंजाब में स्थित था। मांडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर वाले एरिया में था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, और बनवाली जो था वो हरियाणा में स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूपी के बारे में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल यूपी में था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हुलास जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कि यूपी में स्थित था। अगला क्वेश्चन है सागरीय तरंगों के बारे में, समंदर के अंदर में जो लहरें उठती हैं, तरंगे चलती हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इसकी उत्पत्ति सामान्य रूप से संबंधित है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है सागरीय तरंगों की उत्पत्ति से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण से, मतलब ये कह रहा है कि सागर का जो तल होता है ना, जो जल होता है उसका जो तल होता है ऊपरी हिस्सा, वहाँ पर बोल रहा है कि जब हवाएं जो है आती हैं और वो टकराती हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, तब जाकर के लहरें उत्पन्न होती हैं। बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि हो सकता है ऐसा। फिर बोला जा रहा है मानव जनित क्रियाएं जो होती हैं, बड़ी बड़ी व्यापारिक जहाज वगैरह चलती है तो वहाँ पर भी वेव्स निकलती हैं, ये भी सही बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है।
प्लेट विवर्तन की घटनाएं जो होती हैं, प्लेट्स जो हैं महासागरीय प्लेट हो गई और महाद्वीपीय प्लेट्स जो हो गई हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, जब ये मूवमेंट करती हैं तो भी तरंगे निकलती हैं। और फिर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, तो हमको मालूम ही है कि ज्वार भाटा का जो पूरा कॉन्सेप्ट ही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन और साथ के साथ में जो मून है उसके बीच में, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है सागरीय तरंगों की उत्पत्ति के बारे में। तो ऑल आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा 112 का। सागरीय उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं और इसमें सभी जो कारण हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगली बात की जा रही है 113 नंबर क्वेश्चन, अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अनुवर्ती नदियां क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप चलती हैं। अनुवर्ती नदियां बेसिकली ये होती हैं जो पहले से ही कोई स्लोप बना हुआ है, कोई रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल उसी को फॉलो कर रही होती हैं, इसलिए उनको अनुवर्ती बोला जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नवानुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं? नवानुवर्ती यानी कि नई है लेकिन अनुवर्ती हैं, यानी कि पहले जो नदियाँ ढाल को फॉलो करती आ रही थी उन्हीं को नई जो नदियां हैं वो फॉलो करती हैं। ठीक है, यानी कि अनुवर्ती नदियों को ही फिर से फॉलो करने का काम जो है ये नवानुवर्ती नदियां कहती हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्या? द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिवर्स टेक्स प्लेसेस ड्यूरिंग द सेकंड इरोजन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर नवानुवर्ती नदियाँ जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? द्वितीय अपर्दन चक्र के दौरान इसका काम होता है और ये भी क्या करती हैं? अनुवर्ती नदियों को ही फॉलो करती होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा बोल रहा है अक्रमवर्ती नदियां भौमिकीय संरचना की प्रतिकूल दिशा में बढ़ती हैं। अक्रमवर्ती नॉन सिक्वेंशियल हैं, किसी भी क्रम को फॉलो नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है ये प्रतिकूल दिशा में ही चलेंगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अपवाह तंत्र से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपसे पूछा क्या गया था कौन सा कथन सही है, यानी कि 1, 2, 3 सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 113 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाता है? तो कैस्पियन सागर के साथ आपको सीमा बनाता हुआ दिखाई देगा कौन सा? रशिया और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, कैस्पियन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। और जॉर्डन जो लेबनान मेडिटेरेनियन सी का भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता आता है। ठीक है, तो कैस्पियन सी से यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रूस और तुर्कमेनिस्तान जो है इनकी सीमाएं लगती हैं। तो 114 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115। यहाँ पर बात की जा रही है परियोजना और उनकी अवस्थिति। कौन सी परियोजना कौन सी नदियों के ऊपर में बनाई गई है? तो यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध बचपन से लोग पढ़ते आ रहे होते हैं कि सतलज नदी के ऊपर है। हीराकुंड जो है वो महानदी के ऊपर में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के ऊपर है। इडुक्की जो है वो पेरियार के ऊपर में है। तो यहाँ पर ए का 4 दिखाई दे रहा है आपको, बी का 3 दिखाई दे रहा है, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो 115 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपनाम और उनका कौन सा राज्य और स्थान है? ठीक है, तो कौन से राज्य को किस उपनाम से जाना जाता है इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि यूरोप की तेल राजधानी किसको बोला जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी बोला जाता है एबरडीन को। एबरडीन जो है वो यूरोप की तेल राजधानी है। उसके बाद दूसरा नंबर है ब्लू ग्रास स्टेट का। तो ब्लू ग्रास स्टेट किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है केंटुकी को। ठीक है, और फिर मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? जो आइसलैंड ऑफ पर्ल्स, ये आपका कहा जाता है कौन सा? बहरीन को। बहरीन को बोला जाता है मोतियों का द्वीप। ये PYQ में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। और नहरों का शहर बोला जाता है वेनिस, जो है इटली का जो वेनिस है उसको नहरों का शहर बोला जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है डी का 1 हो गया, यूरोप का बोला जा रहा है यूरोप की तेल राजधानी, यानी कि ए का 4 एबरडीन हो जाएगा। ब्लू ग्रास स्टेट कैनकुटी, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। और मोतियों का द्वीप किसे बोला जाता है? बहरीन, यानी कि सी का 2। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि 116 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 117। कहा जा रहा है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है जूट का। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? वेस्ट बंगाल में। बहुत इजी क्वेश्चन। चाय कहाँ पर होती है? असम में। रबर आपको जनरली साउथ इंडिया में दिखेगा और गन्ना उत्तर प्रदेश। इसमें महाराष्ट्र को बीट करके कई बार आगे चला जाता है। तो बहुत ही ईजी था। ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का आपका 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। A3B1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो A3B1 C2
D4, यानी कि 117 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है यहाँ पर? कौन सा राज्य जो है और वहाँ पर घास के मैदान है, इसको आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि कौन करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए केन्या के आगे लिखा हुआ है कैंपास। कैंपास जो है वो केन्या में नहीं पाया जाता है, ये ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। दूसरा है अर्जेंटीना पंपास, तो बिल्कुल सही है, ब्राज़ील अर्जेंटीना यहाँ पर जो है बल्कि साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको पंपास घास के मैदान देखने को मिलेंगे। सवाना कहाँ पर मिलेगा? आपको अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है वहां पर आपको सवाना देखने को मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। और स्टेपीज आपको बेसिकली रशिया वाले एरिया में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर हमको ढूंढना था करेक्टली मैच कौन सा है, तो 118 का ऑप्शन क्या होगा? बी जो होगा वो करेक्टली मैच है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सी महासागरीय धाराएं शेष 3 से भिन्न हैं। तो सबसे पहले बात करें बेंगुला, ब्राज़ील, दक्षिणी भूमध्य रेखा और पेरुवियन की, तो इन चारों में से देखिए 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस है, या तो गर्म है या फिर ठंडी है, या फिर कोई जो है अटलांटिक के साइड से बह रही है या फिर कोई प्रशांत के साइड से बह रही है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आपको देखना होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेंगुला भी ठंडी है, पेरुवियन भी ठंडी है, तो 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, जबकि हमें कोई एक निकालना है बाकी 3 से अलग, तो ये तो ठंडा गर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन किस एरिया में बहती है। ठीक है, तो अगर हम देखें बेंगुला, ब्राज़ील और दक्षिणी भूमध्य, ये तीनों की तीनों जो है अटलांटिक में बहती हैं, लेकिन पेरुवियन या फिर जो हम्बोल्ट धारा बोलते हैं ये आपको प्रशांत में, पूरी प्रशांत वाले एरिया में, प्रशांत महासागर में दिखती हुई बहती हुई क्या है एक तरीके से पाई जाएगी। ठीक है, तो बाकी तीनों से अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग है। बाकी तीनों अटलांटिक में बहने वाली जलधाराएं हैं, लेकिन जो पेरुवियन है वो प्रशांत महासागर में बहने वाली धाराएं हैं। तो 119 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्या बात कर रहा है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश ने किया है? करंट का क्वेश्चन है ये। विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो है वो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा विश्व ऊर्जा कांग्रेस 120 का जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार 2024 के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे दिया गया है ये अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार? तो ये जो है इसरो चंद्रयान 3 मिशन जो हमने लॉन्च किया है उसकी पूरी टीम को दिया गया है अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। तो 121 यानी कि 121 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसरो के जो हमारे चंद्रयान 3 मिशन की पूरी टीम थी उनको अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला करंट का क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किस राज्य ने प्रदेश पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश ने ही ये स्कीम चालू की है। तो पेइंग गेस्ट जो योजना है वो उत्तर प्रदेश की है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। 122 का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये आ जाएगा कहाँ पर रखी गई है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा 123 का। ठीक है, अब वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल आर्कीव्स म्यूजियम? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा पुरालेख संग्रहालय जहाँ पर पुराने जो लेख हैं वो एक तरीके से रखे गए हैं, हैदराबाद जो है यहाँ पर ये संग्रहालय बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है, डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। ठीक है, अगला जो है इसको मैच करना है कौन से संस्थान और किस जगह पर है। ठीक है, तो बेसिकली हर फील्ड में रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना होता है, आपको मैच करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस जगह पर है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है भोपाल के अंदर में। उसके बाद है कि वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड? तो ये आपका हो जाएगा देहरादून में। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ पर है? 3 में, यानी कि ए का 1 बी का 3 देहरादून में। फिर पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो है इकोसिस्टम से रिलेटेड विज्ञान केंद्र यानी कि साइंस सेंटर, ये कहाँ पर है? जनरली साइंस वाइंस से रिलेटेड चीज़ें बेंगलुरु वगैरह में होती हैं, तो सी का होगा 2। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर होगा? पर्यावरण अभियांत्रिकी से रिलेटेड है, तो ये है डी का 4 नागपुर। ठीक है, तो कहाँ पर दिख रहा है आपको ऐसा ऑप्शन? A1 B3 C2 D4 ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो 124 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके की चीज़ें बहुत याद करनी होती है और यूपी पीसीएस में इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आरओ एआरओ का भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है आयोग का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 125। यहाँ पर कौन सी परियोजना कब शुरू हुई है उसके अनुसार इसको क्या करना है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मतलब कौन सी पहले हुई फिर उसके बाद कौन सी परियोजना आई, इस तरीके से। तो हंगुल परियोजना देखेंगे आप 1970 में आई थी। उसके बाद कछुआ संरक्षण ये आया था आपका 1975 के अराउंड में। फिर लाल पांडा परियोजना लगभग 1991 में आई थी और जैव विविधता सबसे लास्ट में 2002 में ये आया था। ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंस आपको दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा 125 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण और उनके कौन कौन से सोर्स हैं इसके बारे में आपको मैच करना है। तो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नाइट्रोजन यौगिक के बारे में बात करिए तो ये होगा खनिज तेल और कोयले से निकलता है। ठीक है, जब खनिज तेल कोयले को जलाया जाता है तो नाइट्रोजन निकलता है वहाँ से। लेड यानी कि सीसा आपको जस्ता के खानों से निकलेगा। ठीक है, जस्ता के जो खदानें होती हैं वहाँ से आपको लेड निकलेगा। पारा सबसे ज़्यादा आपको खनिज संशोधन जब करते हैं तो मरकरी वगैरह जैसी चीज़ें निकलती हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आर्सेनिक जो है वो कृषि रसायन है। कृषि के क्षेत्र में आर्सेनिक वगैरह जैसी चीज़ें नहीं निकलती हैं। जनरली ये बहुत जहरीली होती है और आर्सेनिक आपको पानी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिसमैच कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत सुमेलित है। बाकी सभी जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। तो 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेटलैंड्स के नाम दिए गए हैं और उसके आगे उनके स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो भोज आर्द्र भूमि के बारे में बोला जा रहा है कि ये गुजरात में है। उसके बाद होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है और रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन 2 और 3 तो बिल्कुल सही है। होकेरा जो है वो आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है और रेणुका आर्द्र भूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जो भोज है वो आपको गुजरात में न दिख करके कहाँ पर है, जो भोज आर्द्र भूमि है वो एमपी में दिखाई देगा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो केवल एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आर्टिकल जो क्वेश्चन 127 है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो है एसडीजी यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक जिनको हमको अचीव करना है, लगभग 17 एसडीजी गोल्स हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा किससे रिलेट करता है, यानी कि किस एसडीजी में किसके बारे में बात की गई है, आपको मैच करना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, यूपीपीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर एसडीजी 8 के बारे में बात की जा रही है, तो एसडीजी 8 जो है वो बेसिकली आर्थिक विकास की बात करता है। ठीक है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करें अगर एसडीजी 16 की, तो एसडीजी 16 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है समावेशी विकास या फिर समावेशी समाज के बारे में। तो बी का क्या आंसर हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, समावेशी समाज एसडीजी 16 बात करता है। उसके बाद एसडीजी 12, तो एसडीजी 12 किसके बारे में बात करता है, ये करता है खपत यानी कि कंजप्शन और प्रोडक्शन के ऊपर में। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, एसडीजी 12 खपत और उत्पादन। और एसडीजी 15 जो है जो बच गया, कौन सा, वनों का संवहनी प्रबंधन यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये आएगा एसडीजी 15 में, यानी कि डी का 1। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। कहाँ दिख रहा है, ए का 4, बी का 3, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो 128 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, हवाएं जो तेज गति से आती हैं उससे किस तरीके से इरोजन होता है इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा हवाएं आपको दिखाई देंगी आगरा मथुरा वाले एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा चलती हैं हवाएं। आप ताजमहल कभी घूमने चले गए हो, अगर गए हो कभी आपको मौका मिला हो, आप पीछे बस जो यमुना नदी बहती है वहाँ जा करके खड़े हो जाइए, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, बड़ा ही आनंदमय वो वातावरण होता है। तो मथुरा और आगरा में सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन के मामले आते हैं, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। 129 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी यानी कि 1 और 5। मथुरा और आगरा जो है वो यूपी में वायु अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 130, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहली बात बोली जा रही है, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय से संख्या और मात्रा में कमी के बावजूद उस समुदाय के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उनको की स्टोन प्रजातियां बोला जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, की स्टोन स्पीसीज वही होते हैं जो दो प्रजातियों के बीच भले संख्या में कम हो लेकिन एक लिंक बिठाने का काम करते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। दूसरा है, की स्टोन प्रजातियाँ बड़े स्तर के शिकारी हो सकते हैं लेकिन इनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चल पाएगा। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल
सही बात है कि ये क्या होते हैं, कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन ये भी सही है कि इनके बिना जो है गुजारा भी नहीं हो पाएगा, है ना। लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना छोड़ते बनता है ना अपने पास रखते बनता है, ये कीस्टोन भी बिल्कुल इसी तरीके की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। तीसरा कह रहा है वीबर यानी कि जो कैस्टर कॉन्डेंसिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक कीस्टोन प्रजाति नहीं है, तो ये गलत बात है। बीबर जो है वो भी एक तरीके का कीस्टोन प्रजाति है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया था, तो यहाँ पर 1 और 2 जो है वो सत्य होंगे, यानी कि 130 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 जो है वो सही हैं। तो 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक। दूसरा बोला जा रहा है वलयाकार प्रवाल भित्ति, यानी कि इसको कहते हैं एन्यूलर रीफ, उसके बाद बैरियर रीफ के बारे में और फिर कोस्टल रीफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ए का जो 1 है वो तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें एन्यूलर रीफ की, यानी कि वलयाकार प्रवाल भित्ति की, तो ये कहाँ पर आएगा, ये जो है आपका जो एरिया होगा, ये अंगूठी के समान दिखने वाली एक तरीके से संरचनाएं हैं, भारत के लक्षद्वीप में मिलती हैं, वलयाकार यानी कि रिंग की तरह दिखने वाली संरचना, इसको एन्यूलर रीफ बोला जाता है। तीसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो बेसिकली अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है ये आपको कहाँ पर दिखाई देगी, तट के समानांतर ये बहती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। तो तट के समान जो भी समुद्र का तट होता है उसके बिल्कुल पैरेलल में आपको कुछ फैले हुए रीफ वगैरह प्रवाल भित्तियां दिखाई देंगी, इनको कहते हैं अवरोधक यानी कि बैरियर रीफ, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। और फिर तटीय प्रवाल भित्ति जो बच गया वो महाद्वीपीय तट से लगे हुए जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए का होना चाहिए 1, बी का 3, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। 131 का सही आंसर होगा बी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जैव भौगोलिक क्षेत्र का अर्थ जीव जंतुओं और वनस्पतियों को उनकी समानता और विषमता के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र को निश्चित करने से है, ठीक है। जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जो बायोजियोग्राफिकल एरियाज होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है कि इसके अंतर्गत जीव जंतुओं और वनस्पतियों, उनकी समानता क्या है, उनकी विषमता क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, या ऐसे क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा, जैव भौगोलिक प्रदेश जैव भौगोलिक क्षेत्र का उपविभाजन है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि बायोजियोग्राफिकल रीजन्स इज द सब डिवीजन ऑफ बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। तो उसमें भी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे क्षेत्र निकलते हैं, तो दोनों ही कथन जो है वो सही है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 132 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को चुनिए। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि क्या होता है, इकोनॉमी का टर्म है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रति व्यक्ति आय में क्या क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्र की कुल जनसंख्या। तीसरा कथन कह रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक हैं, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, जब आप भी एक साल के अंदर में किसी डोमेस्टिक पूरा क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके बीच में जब हम कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसमें से जो भी डिमांड होती है उसको हम थोड़ा सा माइनस आउट कर देते हैं, तब जा कर के क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो नेट जो होता है वो निकल के आता है, ठीक है। ग्रॉस अलग है, नेट अलग है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब है, सीधे सीधे कोई आदमी जो है वो साल भर में कितना कमा रहा है उसका पूरा नेट जो एक तरीके से इनकम है इसके बारे में बात की जाएगी, तो इसमें यहाँ पर जनसंख्या वगैरह से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और विश्व की अर्थव्यवस्था की अगर तुलना करें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमी का बेसिक के टर्म है, बहुत डिटेल में समझने वाला है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम सीधा क्वेश्चन से आंसर पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था भाई, ये कोई पूछने वाली बात है। जुलाई 1969 में जो है वो जो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, बैंकों का एक तरीके से राष्ट्रीयकरण कर दिया था, तो 134 का ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। बोला जा रहा है क्या WTO जो है वो क्या काम करता है। तो WTO बेसिकली जो है वो आपका सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाता है और व्यापार से रिलेटेड सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद IMF का काम क्या है। IMF बेसिकली लोन वगैरह देने का काम करता है। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन जो भी हो जाता है उसको ठीक करने का काम करता है, ठीक है। जो भी बैलेंस पेमेंट से रिलेटेड या फिर लोन वगैरह से रिलेटेड जो भी इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करता है। शार्क जो है वो क्या है, दक्षिण जो एशिया के देश के बीच में कोऑपरेशन है एक तरीके से, अभी हमने डिस्कस किया था। और IDA जो है वो क्या है, इसका जो बेसिकली IDA का काम है नम्य ऋणों की स्वीकृति, यानी कि बहुत ही हम्बल तरीके के जो लो बोलना चाहिए कि लो इंटरेस्ट के ऊपर में दिए जाने वाले जो लोन होते हैं उसको देने का काम क्या करता है, IDA करता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का आपका हो जाएगा 4 और D का आपका हो जाएगा क्या 3। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A का 2, यानी कि WTO जो है बेसिकली व्यापार वगैरह से रिलेटेड है। तो 135 का जो सही आंसर होगा वो होगा C। चलेंगे 136 की तरफ। तो 136 को आपको यहाँ पर भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, पद और उसकी व्याख्या, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो राजकोषीय घाटा बेसिकली क्या होता है, राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि ऋण दानों को घटा दिया जाए अगर, तो जितनी भी कुल प्राप्तियाँ होती हैं उसकी तुलना में कुल व्यय कितना हुआ है। जब यहाँ पर ऋण वगैरह लोन वगैरह हटा दिया जाए और फिर कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच में, यानी कि जो भी हमको रिसिप्ट मिल रहा है और जितना हमारा खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, जब उसके बीच में हम तुलना करते हैं तब जाकर के राजकोषीय घाटा निकलता है। याद रखिएगा इसमें से ऋण को जो है, जो लोन है उसको हटा दिया जाता है। तो अगर आपको यही पता था कि A का 3 होगा तो आप यहाँ पर चले जाते कहाँ, ऑप्शन नंबर A पे, लेकिन आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर A और D, दोनों में ही आपको A का 3 दिख रहा है। तो अभी कुछ नई चीज़ पकड़नी पड़ेगी हमको यहाँ पर। हम C और कहाँ चलते हैं, C और D की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बात कर ले राजस्व घाटा की, तो राजस्व घाटा तो बहुत ही बेसिक टर्म है। राजस्व घाटा क्या होता है, जब भी जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हैं उसमें हमने कितना खर्च करना है। अगर मान लीजिए आपका जो प्राप्ति है वो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन आपका खर्च जो है वो ज़्यादा होगा। वही बात हो गई ना कि आमदनी 98 है और खर्चा जो है वो रुपया हो गया है, तब उसको क्या कहा जाता है, राजस्व घाटा, यानी कि C का 2। अगर आपको यही मालूम था C का 2 और A का 3, तो यहाँ से आप आंसर निकाल के लेके आ जाते, क्या यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है 137, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। तो लॉजिस्टिक्स जो है, यानी कि जो अवसंरचना से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमी में चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, उनके लिए जो रिपोर्ट निकाली जाती है भारत की, उसमें रैंक जो है 38 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा 137 का ऑप्शन नंबर B। अगला जो क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो 2024, इस बार जो कुंभ का मेला लगने भी वाला है, तो स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का केंद्रीय विषय क्या रहने वाला है, ये है भारत इनोवेट्स। तो स्टार्टअप से रिलेटेड है, इनोवेशन से रिलेटेड होगा। तो इसका केंद्रीय विषय क्या है, स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का इसका केंद्रीय विषय है, सब्जेक्ट है भारत इनोवेट्स। तो 138 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। दूसरा है, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भारतीय को दिया गया है ये, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन जो है बेसिकली इनको ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और ये क्या है, असम की रहने वाली हैं, वन्य जीव जो हैं उनके ऊपर में रिसर्च वगैरह करती हैं। तो वन्य जीव वैज्ञानिक हैं ये, पूर्णिमा देवी असम की रहने वाली हैं और इनको जो है भारत की हैं ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। तो 139 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025-26 कार्यकाल के लिए किन देशों को UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 10 और 5 का कॉन्सेप्ट चलता है। 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। और इस तरीके से अभी गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है रिसेंट में, तो इंडिया जो है वो 2 बार चुना जा चुका है पिछले साल। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, इनको जो है इस बार UNSC के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला
अगले जो 2025-26 का कार्यकाल होने वाला है उसके लिए। पाकिस्तान है इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। तो 140 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व सिकल सेल 2024 का थीम क्या था? सिकल सेल बेसिकली ब्लड का जो आरबीसीज होते हैं उससे रिलेटेड बीमारी है। जो आरबीसीज का बेसिक शेप होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे घट करके हंसिए के आकार का हो जाता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है और इसकी वजह से बॉडी में जो ब्लड है उसका फ्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है ब्लड की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो खून की कमी बेसिकली होने लगती है और जीवन बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो विश्व सिकल सेल दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है? ये रखी गई है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल। ये जो है ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ये मनाया कब जाता है? तो विश्व सिकल सेल दिवस जो है वो 19 जून को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे जो है सिकल सेल को केयर करने के लिए ये इसकी थीम रखी गई है, इसलिए 141 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है अंटार्कटिका में थ्वाइट्स ग्लेशियर को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है जिसकी तेजी से पिघलने के कारण 22 मई 2024 तक वैज्ञानिकों के द्वारा जांच की गई थी। तो रिसेंट में अभी ओशियन के ऊपर में बहुत रिसर्च चल रही है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखने का टारगेट रखा गया है। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और इससे सी सरफेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो भविष्य में हो सकता है सुनामी वगैरह के जो केसेज हैं बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएं और फिर धीरे धीरे धरती का विनाश हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं डर है। तो बेसिकली 142 का आंसर क्या हो जाएगा? डुमसडे ग्लेशियर। ये जो अंटार्कटिक एरिया जो है वहाँ का डुमसडे जो ग्लेशियर है ये बहुत तेज़ी से पिघल रहा है और इसको लेकर के जो वैज्ञानिक जो है वहाँ पर जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो 142 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 143 फ्रेंच ओपन 2024 अभी किया हुआ है और पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? तो कार्लोस अल्कराज, बहुत ही अच्छा प्लेयर है ये। तो कार्लोस जो है वो जीते हैं फ्रेंच ओपन 2024, याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है और इसके इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं पीसीएस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 जो है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2032, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाने वाला है? तो यहाँ जो 2032 में ग्रीष्मकालिक ओलंपिक होने वाला है ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसके पहले के दो कहाँ हुए हैं तो 33rd नंबर का जो है वो आपका हुआ था पेरिस फ्रांस में और उसके बाद में जो है 34th हुआ था लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर। ठीक है, 34वां जो है वो अमेरिका में हुआ था। अभी जो नेक्स्ट होने वाला है 2032 में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो कहाँ होने वाला है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 145, यहाँ पर बोला जा रहा है अभी हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ है, ये किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं? तो आचार्य विद्यासागर जो है वो छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से रिलेटेड एक आचार्य हैं। डोंगरगढ़ वाला एरिया जो है वहाँ पर ये रहते थे और दिगंबर जैन धर्म से ये रिलेटेड हैं। इनका अभी रिसेंट में क्या हुआ है? फेब के महीने में डेथ हुई है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज का संबंध किस संप्रदाय से है? दिगंबर जैन धर्म से है, छत्तीसगढ़ के ये हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाउती विद्रोही जो अक्सर समाचारों में दिखाई देने वाला एक सशस्त्र समूह है किस देश से संबंधित है? तो हाउती बेसिकली यमन से संबंधित है। ये समुद्री लुटेरे हैं। अभी हमने इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखा था कि यूएसए और ब्रिटेन मिलकर के इनको रोकने के लिए कुछ अभियान चला रहा है। हाउती कम्युनिटी बेसिकली रेड सी के अंतर्गत में जो ये क्या करते हैं? समुद्री डकैती वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है यमन से है, याद रखिएगा। 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 30 मीटर टेलीस्कोप यानी कि टीएमटी परियोजना जो है वो कहाँ पर किस देश के बीच में एक संयुक्त सहयोग है? तो ये अमेरिका, जापान, चाइना, कनाडा और भारत ये सभी मिलकर के टीएमटी यानी कि 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना चला रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें चाइना भी है, भारत भी है, ऐसे लोग जो बिल्कुल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। अमेरिका भी है इसके साथ में। ठीक है, तो अमेरिका, जापान, चाइना, कनाडा और भारत जो है वो टीएमटी परियोजना यानी कि 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 148 विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो राकेश मोहन जी को जो है विश्व बैंक का यानी कि वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसका आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य चुना गया है भारत से। तो राकेश मोहन जी का नाम इंपॉर्टेंट है। 148 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जो है वो आईएमओ, प्रवासन से रिलेटेड है तो आईएमओ जो है वो इसको जारी करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। विश्व प्रवासन रिपोर्ट बहुत ही ईजी था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, माइग्रेशन से रिलेटेड है तो माइग्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इसको जारी करेगी। 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने लक्ष्य की तरफ। 150वें क्वेश्चन, बिल्कुल खुशी जो हो रही है ना मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा जो पूरा पेपर होता है उस सबको एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना एंड तक बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो आप समझिए कि कितनी जद्दोजहद करके ये पूरा एनालिसिस में लेकर के आई हूँ, ठीक है। इसके पीछे की बिहाइंड स्टोरी भी बहुत दर्द भरी है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 150 जो है उसके बारे में अगर बात करें, क्या कह रहा है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसको आयोजित किया गया है। परमाणु सुरक्षा को किस तरीके से लेकर के चलना है इसके ऊपर में बात की गई है, ठीक है। तो रिसेंटली वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी, यानी कि आईकॉन्स। अगर इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि आईकॉन्स का रिलेशन किससे है, तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी यानी कि परमाणु सुरक्षा से संबंधित है। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो वियना ऑस्ट्रिया में जो है ये आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन। आई होप पूरे जो एनालिसिस हैं बहुत ही सही तरीके से हमने आपको रिप्रेजेंट किया होगा, आपको अभी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बहुत सारी दिक्कतें आई हैं और लगभग एक बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो मेहनत बहुत लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करिए और नोटबुक आइस चैनल की इस एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय एंड टेक केयर।